नमस्कार दोस्तों। टोक्यो में इस वक्त लाखों लोग सड़क पर चल रहे हैं। शिबुया क्रॉसिंग पर हजारों लोग एक साथ सिग्नल का वेट कर रहे हैं। हर चेहरा बिजी है, हर इंसान कनेक्टेड है। लेकिन इन्हीं शहरों में कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो महीनों से और कुछ तो सालों से नहीं खुले। दरवाजों के बाहर खाना रख दिया जाता है, अंदर से आवाज़ नहीं आती और कभी कभी तो सालों तक कोई बोलता नहीं है। यह आपको कोई हॉरर मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये जापान का एक डॉक्यूमेंटेड सोशल क्राइसिस है। इसे कहते हैं हिकिकोमोरी। आज की रात हम इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। और हाँ, आज का वीडियो सिर्फ जापान की स्टोरी नहीं है। आज का वीडियो एक वार्निंग है इंडिया के लिए भी। इसके लक्षण अब इंडिया में भी दिखने लगे हैं, यूपीएससी और नीट्स के हब में। आज हम उस दरवाजे को खोलेंगे जिसे पूरी दुनिया इग्नोर कर रही है। हिकिकोमोरी का मतलब क्या होता है? अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेना। ऑफिशियल गाइडलाइन के मुताबिक अगर कोई भी इंसान 6 महीने या उससे ज़्यादा समय तक घर से बाहर ना निकलना और सोशल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो। दोस्तों, जापान में अक्सर लोग हिकिकोमोरी को डिप्रेशन या शाइनेस समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे एक साइको सोशल फेनोमेना कहा। इसका सिंपल मतलब समझिए। इसका मतलब है ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, ये एक रिएक्शन है। जब एक इंसान को लगता है कि सोसाइटी के रूल्स बहुत सख्त हैं, सिस्टम में रहना बहुत मुश्किल है, उसे हर वक्त लोग जज कर रहे हैं, तो वो फाइट नहीं करता, वो चुपके से हाइड हो जाता है। ये कोई मेडिकल वायरस नहीं है, ये सोसाइटी का दिया हुआ एक जख्म है जिससे बचने के लिए इंसान अपने ही घर में कैद हो जाता है। और ये कहानी शुरू होती है 1990 से। जापान 1980s में एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। वहाँ का एक मॉडल था लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। एक बार आप किसी कंपनी में लग गए तो रिटायरमेंट तक आप सेफ हैं। लेकिन 1990 में वहाँ का इकोनॉमिक बबल फट गया। एक झटके में लाखों जॉब चली गई। जो यूथ उस वक्त अपनी पढ़ाई करके निकल रहे थे, उन्हें जॉब नहीं मिली। उनको लेबल दिया गया फ्रीटर, टेम्परेरी वर्कर। और जापान की रिजिड सोसाइटी में रेगुलर जॉब ना होना एक सोशल डेथ जैसा है। इमेजिन कीजिए, आपने बचपन से सुना कि मेहनत करो तो सक्सेस मिलेगी। आपने मेहनत की पर इकोनॉमी डूब गई। अब आप घर पे बैठे हैं और लोगों के ताने सुन रहे हैं। यहाँ एक वर्ड आता है सेकेन, द आइज ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की नज़र। जब आप फेल हो जाते हैं तो आपको लगता है पूरा समाज आप पर हंस रहा है। इस शर्म से बचने के लिए लाखों यूथ ने एक ही रास्ता चुना, विड्रॉल या सोसाइटी से पूरी तरह कट जाना। इंडिया में भी सेकेंड जैसा कंसेप्ट है। इस शब्द से काफ़ी वाकिफ होंगे आप। लोग क्या कहेंगे? लगातार 4-5 साल की तैयारी, उसके बाद में हर बार निगेटिव रिजल्ट। तो स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम से नहीं भागता, वो लोगों से बचने लगता है। शादी में नहीं जाता, पार्टीज़ में नहीं जाता, सब अवॉइड करता है, क्योंकि हर मुलाकात एक नया सवाल खड़ा कर देती है। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या कर रहे हो आजकल? और इंडिया जैसा समाज में जहाँ नौकरी इज्जत से जुड़ी होती है, वहाँ लोग क्या कहेंगे का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोग सोसाइटी से दूर रहना पसंद करते हैं। जिनकी जॉब नहीं लगती, उनकी अच्छी शादी तक नहीं होती है इंडिया में। चलिए दोस्तों, जापान पे वापस आते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये लोग कुछ महीनों में ठीक हो जाते होंगे। डेटा देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 2010 में जापान ने सर्वे किया 15 से 39 साल एज ग्रुप का। 6.96 लाख लोग हिकिकोमोरी आए। लोगों ने सोचा कि ये तो कम एज के बच्चे हैं, बिगड़े हुए यूथ हैं। लेकिन 2019 में उन्होंने एक और सर्वे किया 40 से 64 साल के एज ग्रुप का, तो बॉम्ब फटा। 6.13 लाख लोग मिडिल एज आइसोलेशन में थे। इसका मतलब है कि जो लोग 1990s में कमरे में बंद हुए, वो आज 50 साल के हो चुके हैं और आज भी बंद हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 34.7% लोग 7 साल से भी ज़्यादा समय तक आइसोलेशन में हैं। दोस्तों, अब ये दिल दहला देने वाला इंसिडेंट सुनिए। जापान के सपोरो में 2018 में एक माँ 82 साल की और उसकी बेटी 52 साल की साथ में मरे हुए मिले। फ्रिज खाली था, पूरा खाना ख़त्म हो चुका था और घर में 90,000 येन भी मिले। बेटी इतनी सोशली पैरालाइज हो चुकी थी कि वो पैसे लेकर दुकान तक ना जा सकी और भूख से बैठे बैठे वहाँ उसकी मौत हो गई।
ये कोई एक केस नहीं है दोस्तों, इसके अलावा हजारों ऐसे केस हैं। लेकिन दोस्तों सपोरो जैसा एक और केस इससे भी ज़्यादा भयानक 2017 मुबारो केस। 2017 में चीबा मुबारा शहर में एक घर में ऐसी बदबू आना स्टार्ट हुई कि लोगों ने पुलिस को बुलाया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर मिली 2 बॉडीज़, 82 साल के पिता और उसका 50 साल का बेटा। पिता की मौत पहले हो गई थी, लेकिन बेटा जो सालों से कमरे में बंद था, पूरी तरीके से सोशली पैरालाइज हो चुका था, उसे मदद मांगना तक नहीं आया। वो पिता की लाश के बगल में बैठा रहा और धीरे धीरे भूख से उसकी मौत हो गई। ऐसे केस वहाँ हजारों की संख्या में हैं। कुछ पता चल जाते हैं तो कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। ये जो भी स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसके रेफरेंस लिंक्स मैंने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जापान में ये क्राइसिस इसलिए इनविजिबल रहा क्योंकि फैमिली सिस्टम ने इसे प्राइवेट शेम बना दिया। सोसाइटी के डर से उसको छुपाते रहे और जहाँ चीज़ें दिखती नहीं वहाँ पॉलिसी लाते नहीं। अब सोचिए, इंडिया में जब एक यूपीएससी एस्पिरेंट 6th अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, वो धीरे धीरे अपने दोस्तों से कटने लगता है। ये बस एक शुरुआत है एक बच्चे की आइसोलेशन में जाने की, और उसको ये बोल के लोग इग्नोर कर देते हैं सीरियस स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, बट वो कमरे में बैठा आइसोलेशन में जा रहा है। चलिए इंडिया की बात हम लोग लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम फिर से जापान पे आते हैं। स्टार्टिंग के 6 मंथ में 37,227 लोग अकेले मरे मिले। इनमें से 4,000 लोग ऐसे थे जिनके मरने के 1 महीने बाद उनको ढूंढा गया। इस फेनोमेना को जापान में कहते हैं कोडुकुशी, मतलब आइसोलेशन में मर जाना। जापान की सोसाइटी इसको लेजीनेस समझती रही, लेकिन जापान में एक और डेमोग्राफिक बम तैयार हो रहा था, द 80-50 प्रॉब्लम। 80-50 प्रॉब्लम जापान में इसको बोला जाता है 80-50 मॉन्डई। 80 साल के पेरेंट, 50 साल के विड्रॉन बच्चे। पेरेंट शर्म के मारे किसी को बताते नहीं, वो बुढ़ापे में भी काम करते हैं ताकि वो अपने बच्चे को फीड कर सकें। रूम का किराया भरते हैं, इशू को हाइड करते हैं। लेकिन ट्रेजेडी तब होती है जब पेरेंट्स मर जाते हैं। कई बार मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हिकिकोमोरी बच्चे उनकी बॉडी को रिपोर्ट नहीं करते मंथ तक, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि पुलिस को कॉल कैसे करें या फ्यूनरल कैसे मैनेज करें। वो उन्हीं की डेड बॉडी के बगल में बैठे रहते हैं और खुद भी भूख के मारे मर जाते हैं। जापान में इस पर पार्लियामेंट्री डिस्कशन भी हुई। एक्सपर्ट ने वार्न किया, जब 80 साल के ओल्ड पेरेंट मर जाएंगे तो 50 साल के ओल्ड सोशली पैरालाइज एडल्ट अकेले ही रह जाएंगे। ये सिर्फ इमोशनल ट्रेजेडी नहीं, ये एक डेमोग्राफिक बम है। लेकिन सवाल है, ये घर के अंदर क्यों हो रहा है? जापान के एक्सपर्ट तमाकी साइटो कहते हैं कि इसका रूट कॉज फैमिली डायनामिक्स में छुपा है। चलिए समझते हैं जापान की साइकोलॉजी के सबसे गहरे शब्द को, आमे। इसका मतलब सिंपल है, इमोशनल डिपेंडेंसी। एक ऐसी उम्मीद कि सामने वाला आपकी हर जिद पूरी करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। द हिकिकोमोरी सिस्टम पैटर्न। एक्सपर्ट ने नोटिस किया कि हर घर में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। द ओवर प्रोटेक्टिव मदर, जो बच्चे को दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहती है। द एब्सेंट फादर, जो या तो काम में बिजी है या घर के इमोशनल इशू से अपने को दूर रखता है। द कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट फैमिली, जहां शर्म इतनी ज़्यादा है कि लोग आपस में कड़वी बात या सच्ची बात नहीं करते, बस खामोशी से इशू को नॉर्मलाइज कर देते हैं। जब एक बच्चा बाहर की कॉम्पिटिटिव दुनिया में फेल हो जाता है तो वो इसी आमे के इमोशनल बबल में वापस भाग आता है। माँ बाप को लगता है वो केयर कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो उस आइसोलेशन को फ्यूल कर रहे होते हैं। डेटा देखिए, 2016 सर्वे में पता चला कि 63.3 हिकोमोरी मेल हैं और 2019 के मिडिल एज सर्वे में ये नंबर बढ़कर 76.6% हो गया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में मर्द पर एक्सपेक्टेशन का बोझ सबसे ज़्यादा है। तुम्हें कमाना है, तुम्हें स्टेबल होना है। जब ये एक्सपेक्टेशन टूटती है तो फेलियर का शेम इतना बड़ा होता है कि लोग बाहर निकलने से बेहतर कमरे के अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। जापान में स्कूल रिफ्यूज़ल को कहते हैं फुटोको। बच्चा स्कूल जाना बंद कर देता है, धीरे धीरे रूम तक सीमित हो जाता है। इसके पीछे रीज़न वहाँ की सोसाइटी, कि स्कूल में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे। इसी डर से वहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट्स यानी फुटोको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं।
इंडिया में भी सेम चीज़ है। इसका कोई ऑफिशियल नाम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पैटर्न ज़रूर करता है। इंडिया का एजुकेशनल फनल एक प्रेशर कुकर है। नीट 23 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, यूपीएससी 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन, सिलेक्शन रेट 1% के भी नीचे, अप्रॉक्सीमेटली 0.01%, मतलब 99% से ज़्यादा लोग रिजेक्ट। जो 99% बच्चे फेल होते हैं उनके ऊपर वही जापान वाला प्रेशर सेकेंड, यानी लोग क्या कहेंगे, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने आप को आइसोलेशन में रखना स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया में भी हमारी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करती है। रिश्तेदार पूछते हैं बेटा का यूपीएससी का क्या हुआ, और पेरेंट झूठ बोल देते हैं बस इंटरव्यू तक पहुंच गया था। ये कहानी आपने हर घर में सुनी होगी, शायद आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी जोड़ पा रहे होंगे। ये झूठ, ये साइलेंस और ये आमे मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। इंडिया में भी हम वही हिकिकोमोरी यानी लिविंग गोस्ट तैयार कर रहे हैं। 20 साल बाद हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए ये एक टाइम बॉम्ब बन जाएगा। लेकिन जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब जापान में एक ऐसी चीज स्टार्ट की जाती है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, द रेंटल सिस्टर। क्या कोई अजनबी वो दरवाजा खोल सकता है जो पिछले 7 साल से बंद है, जो उसकी सगी माँ तक नहीं खोल पाई? जापान ने आइसोलेशन को एक प्रॉब्लम नहीं माना, उन्होंने इसे एक सोशल फेनोमेना की तरह समझा, जिसका सल्यूशन भी थोड़ा अनकन्वेंशनल था, और सबसे अनयूजुअल मॉडल था द रेंटल सिस्टर्स। नाम अजीब लगता है लेकिन फंक्शन और भी ज़्यादा ड्रामेटिक। नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंटेड केस शो किया। रेंटल सिस्टर ओगुरी आयाको मंथ तक एक हिकिकोमोरी आईक्यूओ नाकामोरो से पेशेंसली कनेक्ट करती रही। स्लोली ट्रस्ट बिल्ड किया, कोई फोर्स नहीं किया। फाइनली उसने बहुत महीनों बाद में गेट खोला और उसने बात की। ये ट्रेंड आउटरीच वर्कर्स होते हैं और प्रोफेशनल लिसनर्स होते हैं जो बंद दरवाजों के पीछे बैठे रहते हैं। नॉट विद फोर्स, किसी को जज नहीं करते हैं, बस उनका एक सिंपल गोल होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। कभी कभी 1 से 3 घंटे बैठे रहते हैं, कभी 3 से 4 महीने, और कभी कभी सालों तक, वो भी डेली। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जैसे बीबीसी और एनएचके के कवरेज में ऐसे मूवमेंट्स कैप्चर हुए हैं जहां एक हिकिकोमोरी ने पहली बार हेलो कहा। I was so unhappy. I cried every day, blaming my parents. I felt completely lost. I felt angry at myself, angry at society, like there was nothing I could do. Ayako is a rental sister, but still can't hold down a job. Ayako told me that it can sometimes take between 6 months and 2 years to build trust. How did you feel when you were hikikomori? I was taking medicine. I was so unhappy. I cried every day, blaming my parents. I felt completely lost. और एक और केस में किसी एडल्ट ने रेंटल सिस्टर से पहली बार फोन पे बात की पूरे 1 साल बाद। सोचिए ये लोग कितना एफर्ट करते होंगे रेंटल सिस्टर्स उनको कन्विंस करने के लिए, इतना पेशेंस होता होगा इन लोगों के अंदर। सबसे बड़ी बात है जापान की गवर्नमेंट ने इससे लड़ने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जिसकी वजह से इनके आइसोलेशन को दूर किया जा सके, इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जा सके, और जापान ने इससे लड़ने के लिए और भी बहुत सारे स्टेप उठाए। मैं इसकी बात पूरी डिटेल में नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर उन केस स्टडीज़ को आपको पढ़ना है तो आप डिटेल में जा करके उसको पढ़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जापान ने लोनलीनेस की एक मिनिस्ट्री बनाई, आइसोलेशन को एक नेशनल प्रायोरिटी बनाया। गवर्नमेंट सर्वे करती थी, एनालाइज करती थी, लॉन्ग टर्म विड्रॉल को अर्ली इंटरवेंशन से रोकने की कोशिश करती थी। जापान के ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम और स्टिग्मा ने लोगों को डीपर विड्रॉल में पुश किया। जापान में हिकिकोमोरी बनने का या फिर आइसोलेशन में जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है उनका ट्रेडिशनल इकोसिस्टम।
फैमिली का, सोसाइटी का, कि लोग क्या कहेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, सेकेंड कि उनके लिए जॉब निकालना या फिर कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपनी खुद की ज़िंदगी से इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है और शर्म का इतना बड़ा रीज़न बन जाता है कि लोग शर्म के मारे, डर के मारे सोसाइटी में निकलना बंद कर देते हैं। सेम जैसे इंडिया में भी होता है। इंडिया में अगर किसी की जॉब नहीं लगती है, अगर वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो वो शर्म की वजह से लोगों से मिलना बंद कर देता है। अब सोच के बड़ा डरावना लगता है, जापान में 10-10, 15-15, 20-20 सालों से लोग कमरे में बंद है, उन्होंने बाहर कदम ही नहीं रखा। वो सोशली इतने पैरालाइज हो गए हैं कि उनको फ़ोन करना नहीं आता, उनको किसी से बात करना नहीं आता, उनको दुकान पे जाके कुछ सामान लेना नहीं आता। उनके अगर घर में कोई मर जाता है तो वो उसके बगल में बैठे रह के खुद मर जाते हैं। सोच के ही आपको कितना भयानक और डरावना लग रहा होगा। दोस्तों, आप सोचेंगे हमारे यहाँ तो लोग मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। गवर्नमेंट की फर्स्ट मंथली रिपोर्ट जॉब सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 प्लस लोगों में लगभग 5.1% है, लेकिन यूथ जो 15 से 29 साल के बीच में है उनमें ये रेट लगभग 13.8% तक पहुंच गया है। ये जापान से काफी ज्यादा है। अर्बन एरिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा है, 17% के आसपास। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट देखें तो इंडिया में 100 में से हर 83 अनएम्प्लॉयड लोग यूथ हैं, यानी जॉबलेसनेस का बर्डन सबसे ज्यादा यंग एस्पिरेंट पर है। और फिर सोचिए, नीट 23 लाख रजिस्ट्रेशन, यूपीएससी 10 लाख प्लस एप्लीकेंट्स, सिलेक्शन रेट 0.01% के अप्रॉक्स। जो 99% बच्चे फेल होते हैं उन पर वही सेकेंड जो जापान में होता है, यानी लोग क्या कहेंगे का प्रेशर आता है। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में हर साल 23 लाख बच्चे नीट देते हैं, 10 से 12 लाख बच्चे यूपीएससी देते हैं, सिलेक्शन रेट 0.01% से भी कम। बाकी 99% लोग कहाँ जाते हैं? वो ड्रॉप ईयर्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। फर्स्ट ईयर फेलियर, सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड ईयर होप कि अगले साल हो जाएगा। थर्ड ईयर फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ, एंग्जाइटी। फोर्थ ईयर फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ, सोशल आइसोलेशन। जब एक इंडियन यूथ 5 साल तक सिर्फ एक कमरे में पढ़ता है तो वो सोसाइटी से, दुनिया से कट हो जाता है। उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, किसी की शादी हो जाती है, फिर शुरू होता है सोशल शेम। वो रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाता, वो फ़ोन नहीं उठाता, वो दोस्तों से मिलना कम कर देता है, वो दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे नहीं जाता, वो कमरे में बैठा रहता है। हम लोगों को लगता है इंडिया में कि वो एक डेडिकेशन के साथ बैठा हुआ है, लेकिन कई बार वो हिकिकोमोरी इन मेकिंग भी हो सकता है। मतलब सोशल आइसोलेशन में हो सकता है वो जा रहा हो। हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कल्चर ने आइसोलेशन को नॉर्मलाइज कर दिया है। आप सभी, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा शेयर किया, उसको तो देख के आप हैरान ही हो गए होंगे, लेकिन आप प्रेशर को अब समझिए। इंडिया में 2023 के एनसीआरबी डेटा के मुताबिक 13,892 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ली। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये 13,892 वो रूम है शायद इनको किसी ने नॉक ही नहीं किया, और सोसाइटी ने और घर वालों ने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। अगर आप पिछले 10 साल का इंडिया का डेटा देखेंगे तो ये स्टूडेंट सुसाइड 65% के रेट से इंक्रीज हुए हैं। हम कहते हैं स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन अगर फ्यूचर ही प्रेशर के नीचे कोलैप्स हो रहा है तो प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होती। जापान में आइसोलेशन फिजिकल था, लोग कमरों में बंद हो गए। इंडिया में आइसोलेशन इमोशनल है, स्टूडेंट घर में बैठे हुए भी अंदर से अकेला फील करते हैं। मार्क्स, रैंक, कंपैरिजन, लोग क्या कहेंगे। कभी कभी प्रेशर सुसाइड का डायरेक्ट रीजन नहीं होता, प्रेशर इंसान को स्लो मोशन में तोड़ता है, और जब हेल्प मांगने की एबिलिटी चली जाती है तब ट्रेजेडी होती है। हिकिकोमोरी सिर्फ एक जापानी वर्ड है, लेकिन सोशल पैरालिसिस ये ग्लोबल रियलिटी बन चुकी है। अगर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारे कंट्रीज में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर एक सोसाइटी अपने यंग लोगों को सिर्फ परफॉर्मेंस के स्केल पर मेजर करेगी तो साइलेंस बढ़ेगा, और साइलेंस सबसे डेंजरस एपिडेमिक है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जापान की डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक मिरर है। जापान का आज इंडिया का कल हो सकता है, नॉट बिकॉज इंडिया इज जापान, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी इज ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप स्टूडेंट हो, आप फील कर रहे हो कि आप आइसोलेशन में जा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप समाज से कट हो रहे हो, तो याद रखिए आपका कोई भी एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता।
और अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आप उन पे प्रेशर ज़रूर डालिए, बट इतना भी नहीं कि वो डर के घबरा के सोशल आइसोलेशन में जाने लगे, पार्टीज़ ना अटेंड करे, किसी को फेस ना कर पाए। जापान के लिविंग गोस्ट यानी हिकिकोमोरी हमें एक लेसन देते हैं, इंसान को मशीन की तरह ट्रीट करोगे तो कुछ लोग चिल्लाएंगे नहीं, दे विल क्वाइटली डिसअपियर, वो अपने आप को सोशली बॉयकॉट करके घर पे बैठ जाएंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया इस साइलेंट क्राइसिस को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकता है? ये वीडियो बनाने का रीज़न सिंपल था, इंडिया में भी लोगों को समझना चाहिए कि ये एक हिडन क्राइसिस है। जापान एक एडवांस कंट्री है जिसमें इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं। इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे जॉब्स ऑलरेडी इतनी कम हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम हाई है, इकॉनमी भी यहाँ की डाउन है जापान से। लेकिन जापान में जब ऐसा हो सकता है तो अगर इंडिया में होगा तो सोचिए कितनी बड़ी क्राइसिस इंडिया में हो सकती है। इसी वजह से इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरी इन्वेस्टिगेशन कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइए, और ये उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अकेलेपन से लड़ रहे हों, और अपने फैमिली पेरेंट्स के साथ में स्पेशली ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उनके ग्रुप्स में शेयर कीजिए जहाँ पे आपके रिश्तेदार हों। उनको पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट्स के ऊपर भी कितना प्रेशर होता है, उस प्रेशर को वो अकेले हैंडल कर रहे हैं वही उनके लिए बहुत है, उनके ऊपर और रिश्तेदारों का प्रेशर और फैमिली का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू टू माइंड्स लैब। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं ये प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद। Like and subscribe.